अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए एज़ यूजुअल, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज बड़े कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है कल्चर के हवाले से, फार्मा की लेबॉर्ट्री के हवाले से। तो उस पर कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। 7-8 पॉइंट्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो अक्सर वहाँ का जो एम्प्लॉई है, एनालिस्ट है या ऑफिसर इंचार्ज है, जो भी है वो फेस करता है। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, चाहे वो पोजीशन जूनियर लेवल पे हो, फ्रेश हो, या कुछ सीनियर भी हो। तो वो दोनों एंगल से लोग फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लेबॉर्ट्री में कोई नया एनालिस्ट हायर होता है, या कोई जब वो इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो क्या वजह होती है, क्या रीजंस होते हैं, वो 2 महीने में, 4 महीने में एग्जॉस्ट होके वहाँ से चला जाता है, एक्सकेप कर जाता है, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता। आल्दो कि वो प्लेसमेंट जो है बेस्ट होती है, गुड होती है, वो उसको जज नहीं कर पाता इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। या कोई सीनियर आदमी है, सीनियर पोजीशन में भी आता है, और वो भी वहाँ से स्केप कर जाता है, तो उसकी क्या रीज़न है। कुछ टेक्निकल बातें उनको डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत से अदर कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, उसको भी हम चाहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो टेक्निकल बातें क्या हैं, अगर कोई सीनियर भी है, अगर वहाँ 6 महीने भी रुक जाता है, या साल भी रुक जाता है, या 2 साल भी रुक जाता है वहाँ पे कोई इंचार्ज ऑफिसर या एनालिस्ट जो भी काम कर रहा है, फिर भी वो वहाँ पे वो एक हैपोजिट कंडीशन में रहता है, और उसको चीज़ें क्लियर नहीं होती, और वो वहाँ पे डिस्टर्ब रहता है। इसकी वजह क्या है, तो उन चीज़ों को हम डिफरेंट एंगल से डिस्कस करते हैं आज की इस लेबॉर्ट्री। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी लेबॉर्ट्री में काम करने वाले एनालिस्ट के लिए। ये बड़े क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ऑफिसर्स के लिए, चाहे जो भी है, जो क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री में स्पेशली काम करता है फार्मास्यूटिकल में। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल की जो लेबॉर्ट्री का इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है और बड़ा सेंसिटिव होता है। क्यूसी जो है फार्मास्यूटिकल की, स्पेशली क्यूसी जहाँ पे टेस्टिंग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वेट लेबॉर्ट्री हो या इंस्ट्रूमेंटल लेबॉर्ट्री जो भी हो, डिफरेंट सेक्शन होते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, लैब के अंदर। तो इन तमाम एरिया की जो ऑपरेशंस है, जो एक्टिविटीज़ है, बड़ी क्रिटिकल और बड़ी सेंसिटिव है। इसको बड़े एक्यूरेट वे में, आपको बड़े टेक्निकल वे में आपको लेके चलना पड़ता है, और तभी जाके आप उस प्रेमिसेस में, उस कल्चर में सर्वाइव करते हो, उसमें एब्जॉर्ब, उसमें एडजस्ट होते हैं आप। तो इस पे सबसे पहला अगर हम फैक्टर हम देखें, तो उसमें जो एनालिस्ट होता है, इसका मेन फोकस जो है, एनालिस्ट हो या एग्जेक्टिव हो, जो भी है, ज़ाहिर है टेस्टिंग से इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। जो भी एनालिस्ट है उसको टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, वो वहाँ लेबॉर्ट्री का मेन फोकस यही है। लेबॉर्ट्री आपको पता है किसी इंडस्ट्री का बैकबोन होती है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें ना, इसमें इसमें आता है एक्यूरेसी। यानी वो एनालिस्ट या वो ऑफिसर्स, अगर उनको सिस्टम में एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने काम में एक्यूरेसी लानी है। फार्मा में कोई भी आप टेस्टिंग करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आरएफटी का कॉन्सेप्ट होता है। यानी आपको यही कहा जाता है कि आप अपने काम को रिपीट ना करें। जिस एनालिस्ट की एक्यूरेसी अच्छी है, वो अपने काम को रिपीट नहीं करेगा, वन गो में अपना काम कर जाएगा। जितना काम आप एक्यूरेट करते हैं, उतना बेस्ट वे में आपके मैनेजमेंट सही रहेगी। और एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंस है कि फार्मास्यूटिकल में बड़ा क्रिटिकल, एक एक पॉइंट को बड़ा सेंसिटिव वे में लिया जाता है। एक्यूरेट काम जितना आपका एग्जैक्टली होता है, माइनस लिमिट्स में आप काम कर रहे होते हैं, उतनी आप परफेक्शन आप में आती रहती है। नंबर वन क्या है कि आपके काम में एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो आप इजीली अपने काम को हैंडल करते रहेंगे। और दूसरा फैक्टर जो लोग अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी जो लोग अपने काम को टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि फार्मा में अगर आपको एक प्लानिंग मिलती किसी एनालिस्ट को या ऑफिसर्स को, जो भी है, वहाँ मिनट मिनट का हिसाब होता है, याद रखें। फार्मास्यूटिकल इन्वायरमेंट ऐसा है, बड़ा प्रेशराइज्ड जॉब होती है। एक टास्क के साथ आपको डिफरेंट टास्क पैरेलल आपको लेके चलने पड़ते हैं। यानी कि आपको सिर्फ एक काम मिल गया तो आप उसी काम को करते रहेंगे, लेकिन साथ में दूसरे एडिशनल टास्क भी आपके साथ होते हैं, जो डेली रूटीन में आपके साथ होते हैं। और फिर आपके पास केपीआई चल रहे होते हैं, एनुअल टारगेट्स चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट भी साथ में होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ लेके चलनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके इंक्रीमेंट वगैरह भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट। यानी जिस ऑफिसर को अगर एक जॉब दी गई डेली, अगर उसको टाइमली वो मैनेज नहीं कर पाता, तो वो अपना काम अपने टाइम पे नहीं कर पाएगा। वो अपना काम को रात 10 बजे तक भी नहीं कर पाएगा, और वो डिस्टर्ब रहेगा। वो काम का बर्डन उसके ऊपर हमेशा रहेगा। वो इसी चीज़ को वो प्रेशराइज लेके वहाँ से स्केप कर जाता है। हालांकि ये उनकी गलत प्रैक्टिस होती है। एरर उनके एंड से होता है, कंपनी के एंड से नहीं होता। कंपनी का जो सिस्टम होता है, जो लोड होता है काम का, वो एक सिस्टमेटिक वे में आपको दिया जाता है, कैलकुलेटेड वेट के साथ आपको दिया जाता है, कैलकुलेटेड टाइम के साथ आपको दिया जाता है। वहाँ के सीनियर्स मैनेजमेंट जानते हैं कि ये काम कितने टाइम में हो सकता है, तो वो आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए एक्यूरेसी से आपको काम करना है, और सेकंड आपके टाइम मैनेजमेंट, आपको जो टास्क मिले
उसको आप टाइमली मैनेज करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसको आप टैकल नहीं कर पाते, अगर उसको आप ओवरकम नहीं करते, तो फिर वो आपके ऊपर ओवरकम हो जाएगी, आप परेशान रहेंगे। ठीक है, नंबर 3 पे आती है एक चीज़, लर्निंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। यानी आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप चीज़ों को अडॉप्ट करें। ऐसा ना हो कि आपको जो टास्क दिए आप सिर्फ उसी में ही लगे। उसके साथ अगर आप लेबॉर्ट्री के बहुत से और चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं, एडिशनल टाइम आप लेबॉर्ट्री को देते हैं। क्योंकि आप याद रखिए, 8 से 5 तो आप सिर्फ रूटीन की जॉब करते हैं, जो आपको काम दिया जाता है। जो डेवलपमेंट के काम और जो ग्रोथ के काम, जो लर्निंग के काम होते हैं, वो आप 5 बजे के बाद नॉर्मली सीख रहे होते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को। कंपनी में ज़ाहिर है लेट सिटिंग भी होती है, आप अपने अंदर लेट सिटिंग की आदत डालें, माइंडसेट अपना इस तरह का बनाएं कि आपने सीखना है, यानी अपने अंदर लर्निंग अप्रोच आप रखें। जो एनालिस्ट एक से ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं, उनके लिए आसानी होती है। अगर वो कभी कभी सेपरेटली भी कोई काम कर रहे होते तो कभी ट्रबल में नहीं आते, वरना हमेशा वो डिपेंडेंट रहते हैं। अपने आप को इनडिपेंडेंट रखना है आपने, यानी आप डिपेंडेंट होकर काम करेंगे तो आप कभी भी लेबॉर्ट्री में काम नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड होगा आपके पास, ज़ाहिर है एक टेन्यूर होता है, एक ट्रेनिंग सेक्शन होता है आपका, एक प्रोविजन पीरियड होता है। उस दौरान तो आपकी डिपेंडेंसी चलेगी, लेकिन वो भी नहीं, लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगी। कुछ दिन के लिए आपकी डिपेंडेंसी होती है, उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है। आप जितने अपने काम में इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप उतनी जल्दी अपने काम को ओवरकम करेंगे, तो आप उस चीज़ में, उस एनवायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। नंबर 4 पे हम बात रखें तो कमांड, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आपको कमांड हासिल हो। आपको अपने काम पे कमांड है, आप अपना 1 घंटे का काम 30 मिनट्स पे कर लेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स वे में अपना काम करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप अपने काम में कमांड नहीं है, तो आप डिस्टर्ब, हमेशा की तरह डिस्टर्ब, आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको यूँ लगेगा कि आपका 1 घंटे का काम आपको 8 घंटे का लगेगा, क्योंकि आपको उस काम पे कमांड नहीं होगी। अगर आपको अपने काम पे कमांड रहती है, जितने ऑपरेशन लेबॉर्ट्री में एक नहीं, नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ टेस्टिंग हो रही होती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ों पे जितनी जल्दी आप कमांड हासिल करेंगे, जो वहाँ ऑपरेशन है, वहाँ सिस्टम पे, उतनी जल्दी आप अपने काम को ईजी कर लेंगे। यानी अगर आपको लेबॉर्ट्री में 10 काम है, आपको 20 कामों में जितनी जितनी कमांड आप हासिल करते हैं, अपने काम के अलावा दूसरे कामों को भी सीखते हैं, आपको लर्निंग अप्रोच, माइंडसेट आपका क्या रखना है, चीज़ों पर कमांड रखना, लर्निंग रहना आपने, लर्निंग अप्रोच आपकी हो और माइंडसेट आपका कमांड वाला हो, यानी चीज़ों को आप कमांड हासिल करें, तो आप अपने काम को हमेशा ओवरकम रखेंगे। वो आपकी ग्रिप में रहेगा आपका काम। आपको अगर 8 घंटे की टास्क मिलती है, तो आप डेफिनेटली इजीली 6-7 घंटे में उसको करके फ्री हो जाते हैं अपने काम से। तो नेक्स्ट डे भी आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, कोई बर्डन नहीं होता। वरना तो प्रैक्टिस इन्वायरमेंट हर जगह डिफरेंट है। कुछ जगहों पे ऐसा है कि आपको डेली टास्क डेली करके जाना पड़ता है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में कल्चर रहता है, अगर आप कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो नेक्स्ट डे का टास्क तो आपको मिलेगा वैसा ही, लेकिन वो जो प्रीवियस डे का वर्क था वो भी एडिशनल आपको दिया जाएगा। यानी काम डबल पे डबल हो जाता है अगर आपका आज का काम अगर आप कल पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, वही कामयाब एनालिस्ट है, वही उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है जिसको अपने काम पे कमांड हासिल हो जाए बहुत जल्दी। ठीक है, और नंबर 4 पे हम बात करें तो नंबर 5 पे, तो वो होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच। याद है कि लेबॉर्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं। एक सॉफ्टवेयर वो जो आप कंपनी चला रहे होते हैं, या कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि लेट्स सपोज सैप का सॉफ्टवेयर हो गया, बीपैक्स का सॉफ्टवेयर, बीपीसीएस जिसको हम कहते हैं, और लिम्स का सॉफ्टवेयर हो गया, क्यूआरएस वगैरह है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों, ये हर कंपनी में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अप्रोच हो रहा होता है। अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको इन सॉफ्टवेयर पे जल्द से जल्द कमांड हासिल करनी है। इन सॉफ्टवेयर पे आपको कमांड जितनी जल्दी होगी, आप अपने काम को उतनी जल्दी टैकल कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने रूटीन के काम में तो आप एक्सपर्ट है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर कमांड नहीं है, तो आप तो डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा जब तक वहाँ हैं। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहाँ में आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच आपको रहेगी। अगर आप अपनी डेली का काम कर रहे हैं तो आपके डेली के काम में 20 बार, 3 बार, 4 बार वो सॉफ्टवेयर की कनेक्शन आपके साथ रहेगा। आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की नीड है, आप पंचिंग कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की नीड है, आप रिलीज कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर की नीड है, तो उन सॉफ्टवेयर पे आपको जल्द से जल्द कमांड, जिस एनालिस्ट के अपने और उस कंपनी में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है उस पर जितनी अच्छी कमांड रहती है, वो अपने काम को इजीली कर लेता है। क्योंकि लोग इससे स्कैप करते हैं, लोग कहते हैं ऑपरेटर रखा हुआ, उसको कह देंगे यार कि मेरा काम आप कर दो, थोड़ा बहुत ये वो। अक्सर लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसी जो है ना, ये ठीक नहीं है, ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम करती है। तो जल्द से जल्द अपना सॉफ्टवेयर अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। आप जितने इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनको आप जल्द से जल्द जितना सीखेंगे और आपको उन पर उनकी ट्रांजेक्शन पे कमांड है, तो आप उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। इन सॉफ्टवेयर के साथ फिर दूसरे सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर, HPLC का जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, स्पेक्ट्रो में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, आप दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है उन पर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं,
क्या कहते हैं, जीसी अगर यूज़ हो रहा है उस पर सॉफ्टवेयर क्या है, और एचपीएलसी पे वाटर्स का सॉफ्टवेयर है, शिमार्जो चला रहा है, जो भी है उनके सॉफ्टवेयर पे आपको सबसे पहले कमांड हासिल करनी है, क्योंकि आपको इन इंस्ट्रूमेंट से डेली कनेक्शन है आपका। आपने डेली बेसिस पे इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है और डेली इन सॉफ्टवेयर के साथ आपका कनेक्शन है, सारा दिन आप इन सॉफ्टवेयर से खेलते हो। तो जितना आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच अच्छी है, आपने इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसको आपने सीख लिया, और जो इंस्ट्रूमेंट पे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उन सबको आप जितना जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आपका काम आपकी ग्रिप के अंदर आएगा। अगर ये चीज़ें आपकी वीक हैं तो आप हैकी बैकी कंडीशन में रहेंगे। आप 50% काम खुद कर रहे होंगे और 10% काम या 25% काम किसी और से करवा रहे होंगे। इसलिए अगर कोई और करने वाला काम बिजी होगा तो आप परेशान रहेंगे, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है आपका काम करने के लिए। वो सपोर्टिंग में तो आपको हेल्प कर देगा, लेकिन वो बाउंड नहीं है आपका काम करने के लिए। इसलिए आपको अपने काम पे खुद कमांड हासिल करनी है, ये सॉफ्टवेयर आपने खुद सीखने हैं, तो आपका काम आपकी ग्रिप में होगा, आप इजी में अपना काम, आप टाइम मैनेजमेंट आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा, इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। जितने इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं लेबोरेटरी में आप सबको सीखें, क्योंकि आपकी टेस्टिंग के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आ जाएं तो डी टी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो कल आपको डिजोल्यूशन यूज़ करना पड़ जाएगा, आप परसों आपको एचपीएलसी यूज़ करना पड़ जाएगा, उससे अगले दिन आपको स्पेक्ट्रो यूज़ करना पड़ेगा। समटाइम्स दिन में दो इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करने पड़ते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो IR पे यूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज आप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट करते हैं, FTIR पे करते हैं। FTIR तो आपने रॉ मटेरियल में यूज़ करना ही करना है, आज नहीं तो कल करेंगे। कल आपके पास स्पेक्ट्रो हो सकता है, कोई आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं आप स्पेक्ट्रो पे तो करते हैं। समटाइम्स एसए आप स्पेक्ट्रो पे लगा रहे होते हैं, एसए का टेस्ट वो आप एसए पे करते हैं। और मोस्टली जो टेस्टिंग है वो एचपीएलसी पे होती है, तो एचपीएलसी के इंस्ट्रूमेंट वो तो आपको लाजमी सीखने हैं। यानी ये जितने इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में हो रहे हैं, जो भी हर लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट होते हैं, और किसी इंडस्ट्री में कुछ कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। और जिस प्रीमिस में जिस लेबोरेटरी में आप खड़े में वहाँ पर जितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं उन सब का आपको सीखना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप उन पर कमांड हासिल करेंगे आपका काम उतना आसान उतनी जल्दी हो जाएगा। तो यानी आपको इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच भी रखनी है, नंबर 6। और नंबर 7 की अगर बात करें तो सिस्टम अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। यानी उस इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम क्या एग्जिस्ट करते हैं, किस किस सिस्टम से इंडस्ट्री चल रही है। हर लेबोरेटरी के अंदर हर जगह के अंदर एक सिस्टम होता है। आप अपने माइंडसेट से काम नहीं करेंगे, सिस्टम इंडस्ट्री को चलाता है, सिस्टम उस एरिया को चलाता है, सिस्टम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस देता है। हर जगह पे सिस्टम एग्जिस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको उन सिस्टम को समझना है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फ्लो है, यानी लेबोरेटरी का फ्लो क्या है, वहाँ का वर्किंग सिस्टम क्या है, उसको भी आपने समझना है, उसको सीखना है, उसको लोगों से समझना है कि काम करते हैं तो किस सिस्टम के तहत कर रहे होते हैं। उन सिस्टम पर आप अप्रोच रखेंगे तो आपको काम आसानी हो जाएगा, आपको रिपीटिशन नहीं होगी, आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़ाहिर उन सिस्टम जो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सैम्पलिंग का क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, ये सैम्पलिंग की एसओपी ये है, और उन्होंने लेकिन एसओपी को डॉक्यूमेंट का होते हुए भी इंडस्ट्री अपने सिस्टम के तहत चलती है। उन डॉक्यूमेंट की बेस पे, गाइडलाइन की बेस पे सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। कुछ सिस्टम गाइडलाइन आपको खुद देती है, कुछ सिस्टम आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आप गाइडलाइंस को देख के बनाते हैं। तो उन सिस्टम को आपको लाजमी समझना है कि या उस प्रेमिसेस के अंदर क्या सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको आप जल्द जल्द अप्रोच करें और उनको अपनी इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, उनसे डिविएट न करें, तो आपको अपने काम में आसानी होगी, क्योंकि उन्हीं के सिस्टम के तहत आपने करना है। जहां आप खड़े, आप वहां के सिस्टम से डिविएट करके कभी भी नहीं चल सकते। बेस्ट प्रैक्टिस ये, जिस जगह में आप खड़े हैं उसी के सिस्टम को अडॉप्ट करें, उसी के तहत चलें। ठीक है। नंबर 7 पे बात हो गई सिस्टम अवेयरनेस। अब नंबर 8 पे अगर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट और लैब, यानी क्यूसी का या लैब का एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट पे आती है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका माइंडसेट क्या है। देखिए, हर इंडस्ट्री के अंदर एक माइंडसेट होता है, हर इंडस्ट्री का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। यानी वहाँ के लोगों की माइंडसेट क्या है, थिंकिंग क्या है, उनको भी आपने साथ लेके चलना है, उनको क्लैश नहीं करना। यानी आपका माइंडसेट कुछ है, आप कहीं से आए हैं, जो भी आए, यूनिवर्सिटीज़ का माइंडसेट लेके आए या किसी और इंडस्ट्री का माइंडसेट अपने साथ लेके आए, लेकिन वहाँ का जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का जो माइंडसेट है, वहाँ की जो थॉट है इंडस्ट्री की, और वहाँ का जो कल्चर बना हुआ अंदर का, उसको भी आपने समझना है, उसको भी देखना है आपने कि लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, तो उसको भी अपने साथ लेकर चलना है अगर आपने एग्जिस्ट करना है। क्योंकि आप अगर आप लेक्चर देना तो आप आएंगे ना, तो अच्छी चीज़, आप बड़ी चीज़ की डिस्कशन करें, लेकिन चलेंगे आप वहाँ जो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट एग्जिस्ट करता है, उसको अपने साथ लेके चलें। अगर आप उनसे डिविजन करेंगे तो आप एक क्लैश में रहेंगे आप। तो अगर आप ज़ाहिर है कोलीग से किसी और से जब क्लैश में आएंगे तो डेफिनेटली आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आप नेक्स्ट डे आप ऑफिस में आना आपके लिए मुश्किल होगा, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब रहेगा, तो आप यही हर वक्त दिमाग आपका सर्कुलेट करता रहेगा कि मैं स्विच कर जाऊँ यहाँ से।
तो हालांकि वो जगह बहुत अच्छी होती है आपके ग्रोथ के लिहाज से भी, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी और इंडस्ट्री वाइज भी, आपके आपके करियर के लिहाज से भी अच्छी होती है, लेकिन जस्ट आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाते जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं और आप वहाँ से क्विट कर जाते हैं। ये प्रॉब्लम भी लोग फेस करते हैं, यानी आपने वहाँ के एनवायरनमेंट को भी समझना है। नंबर 8। अब नंबर 9 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं, वो है एटीट्यूड। आपका अपना एटीट्यूड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। याद रखिए, इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपने काम पे कमांड 100% भी है और आपका अगर एटीट्यूड नहीं ठीक नहीं, आप बाहर हो जाएंगे। याद रखिएगा, इंडस्ट्री में एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। आपका एटीट्यूड, बिहेवियर हर एक के साथ बिल्कुल परफेक्ट में होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। बिहेवियर आपका प्रोफेशनल हो, एटीट्यूड आपका प्रोफेशनल हो, यानी आपके कोलीग के साथ भी, सेकंड आपके काम के साथ भी। इंडस्ट्री जो अच्छी कंपनी है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपका बिहेवियर आपके काम के साथ भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, काम किससे क्या मुराद है, यानी जो आप काम कर रहे हैं एज पर गाइडलाइन करें, कोई स्केप ना करें, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, एसओपी को फॉलो करें, अपने दिमाग से न चलाएं। बाद लोग शॉर्टकट्स कर रहे होते हैं ना, तो वो गलत प्रैक्टिस करते हैं, यानी सिस्टम को टेस्टिंग में चीज़ों में डिविजन्स लाते हैं, स्केप कर जाते हैं चीज़ें, तो वो गलत प्रैक्टिस है। ये एटीट्यूड काम के साथ है आपका, तो आपके इस एटीट्यूड का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि 100% ठीक होना ज़रूरी है। और दूसरा, आपका एटीट्यूड आपके एनवायरनमेंट, बॉस के साथ और आपके कोलीग के साथ, अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप उस एनवायरनमेंट में जम कर जाते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे वहाँ पे, और उस कल्चर के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़े 8-10 पॉइंट थे, बड़े क्रिटिकल है। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, जो मैंने सीखा है कि आपको किसी भी जगह में एब्जॉर्ब करने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, इन सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए, अगर किसी लेबॉर्ट्री में आपको एडजस्ट होना है तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और बहुत सारी तो वैसे और भी बातें हैं, फिर हम किसी और सेशन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये जो मैंने क्रिटिकल बातें डिस्कस की बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्रेशर्स के लिए, और जो सीनियर्स पे कहीं स्विच करते हैं तो उनको भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो आते हैं फ्रेंड्स किसी और टेक्निकल बात के साथ, किसी और एनवायरनमेंट के साथ, किसी और पर्सपेक्टिव के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।